नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर के प्रश्नों की सीरीज, जिसके अंतर्गत 700 प्रश्न जो है हम कुल देखेंगे। और इस 700 प्रश्न को हम अलग अलग पार्ट वाइज देखेंगे, जिसमें एक पार्ट में हम कुल 30 प्रश्न जो है वो देखेंगे। ये जो प्रश्न होंगे वो आपके सभी जितने भी प्रीवियस ईयर है, यानी 2019, 2020 और ये 2021, सारी चीजें कवर इसमें जो है आपके इन 700 प्रश्नों में हो जाएंगी। और इससे पहले वाले वीडियो में, टॉपिक वाइज वीडियो में करंट अफेयर हम देख रहे थे। पिछला वाला वीडियो महोत्सव आधारित था, अच्छी अच्छी ट्रिक से हम चीजों को हमने याद किया था। साइड में आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं इस 700 प्रश्नों की सीरीज का में के अंतर्गत 30 प्रश्न का हमारा पहला जो है वो पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निम्न में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? चार ऑप्शन है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, सूरीनाम या फिर कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि जो है उसमें नहीं होंगे। तो ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था, यदि आपको याद होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न किसी का गलत जो है वो नहीं होगा। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन जो है इसके प्रधानमंत्री या पीएम आप कह सकते हैं, जिनका नाम था बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है, इनको जो है मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ रहा था, इसलिए इन्होंने आने में असमर्थता जताई थी, यानी कि ये आए जो है वो नहीं थे। पर नाम इनका आपको एकदम रटा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, भारत में किस तिथि को सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है? बताइए। 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी? तो बताना है आपको कि सेना दिवस कब जो है वो मनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की चारों ऑप्शन में से। तो बी वाला आपका ऑप्शन 15 जनवरी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इस साल यानी कि 15 जनवरी 2021 को आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा सेना दिवस मनाया गया। तो 73वां सेना दिवस जो है वो मनाया गया। इस साल क्या होता है? सैन्य परेड, सैन्य प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रम जो है उनके साथ नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालय में जो है ये मनाया जाता है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? तो 15 जनवरी को फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था के.एम. करियप्पा। तो के.एम. करियप्पा के सम्मान में ये जो है वो मनाया जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है आपका, 8 जनवरी 2021 को किस देश की अदालत ने मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर जकी उर रहमान लखवी को 15 साल जेल की सजा सुनाई है? तो आपको बताना है अमेरिका, भारत, इजराइल या फिर पाकिस्तान। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पाकिस्तान जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके कोर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की जो है वो करंट अफेयर है, तो आपको दोनों ही जो है वो पढ़नी है। तो मुंबई हमले का जो है मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडी था पाकिस्तान ने, जो है जेल की सजा जो है वो 15 साल जेल की सजा जो है वो सुनाई है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी पर पानी पर तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? तो अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या उत्तराखंड? विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर प्लांट। उत्तर की चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खंडवा जिला है, खंडवा जिला है, खंडवा जिला जो है इसमें नर्मदा नदी, नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के अंतर्गत भी ओंकारेश्वर बांध, क्योंकि यहां से प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। ओंकारेश्वर
बांध, इस पर जो है वो 600 मेगावाट, मेगावाट भी चलिए मैं लिख देता हूं, 600 मेगावाट जो है वाला है ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ या फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है आपका। और इसमें यह भी लक्ष्य रखा गया है या बताया गया है कि 2022 से लेकर 2023 तक सौर ऊर्जा भी जो है वो मिलने लगेगी। और इसकी जो निवेश लागत है वो लगभग 3000 करोड़ रुपए जो है वो बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में सारी चीजें महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं आपका 5वां प्रश्न। विश्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुमानित रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी की है, जिसमें विचार जो है करने को लिखा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4% रहने का अनुमान है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 4.3% की कमी आई है, यह भी सही है। और चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% जो है उसकी गिरावट का अनुमान है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो आप कहेंगे तीनों ही कथन सत्य हैं। और इस आधार पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न आपका है कि ऑपरेशन ग्रीन्स जो है उसके तहत ट्रेन हो या फिर हवाई माल परिवहन है, उसमें किसानों को 50% सब्सिडी मुहैया जो है वो करा रही है। इसे नाम क्या दिया गया है, ये आपको जो है वो बताना गया है। यानी कि सब्सिडी से रिलेटेड है, 50% सब्सिडी से रिलेटेड है, ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत है, ट्रेन हो या हवाई माल परिवहन हो, उसमें किसानों को लेकर बात की गई है। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर टॉप 2 टोटल ऑप्शन पहला वाला ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और केवल इसमें केवल परिवहन को लेकर ही बात नहीं कही गई है, इसमें किसानों को टमाटर, आलू, प्याज इन सब के अलावा सभी फल सब्जी उन पर भी सब्सिडी को लेकर बात की गई है। तो किसान आंदोलन काफी चर्चा में रहा है, तो टॉप 2 टोटल ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, और वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम आपको यूं ही जो है वो प्रैक्टिस कराते रहे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। 7वां प्रश्न कह रहा है कि 9 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी में तिरंगा लगाया और समारोह में संक्षिप्त भाषण भी जो है वो दिया। तो बताना है आपको अभिषेक सिंह, प्रतिभा पाटकर, टीएस त्रिमूर्ति या फिर तरनजीत सिंह संधू। बताना है आपको 9 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी में तिरंगा लगाया और समारोह में संक्षिप्त भाषण भी जो है वो दिया। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को दिन कौन सा मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है भारतीय समुदाय के लोगों के या विदेश में रह रहे जो भारतीय समुदाय उनके लोगों के सम्मान में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब स्थापना कब हुई थी इसकी, तो सन 2000 में हुई थी। सन 2000 में हुई थी, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जो है स्थापना की गई थी। और 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी किया गया था। क्योंकि प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं इसलिए याद भी करते चलिएगा। इस बार की बात करें तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, जिसका विषय क्या था, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। कौन सा नंबर का इस बार मनाया गया है, तो 16वें नंबर का मनाया गया है। 16 याद रखिए, छोला याद रखिए कि जनवरी के समय अभी 2021 में आप छोला खा रहे थे, ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से जोड़िए। तो 16 जनवरी जो है, ये 16 जनवरी नहीं 9 जनवरी को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसका जो थीम थी, विषय थी, वो थी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। अब बात करते हैं इस प्रश्न की जो कि यहां पर पूछा गया है, तो आंसर आपका टीएस त्रिमूर्ति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टीएस त्रिमूर्ति जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इन्होंने ही जो है वो झंडा जो है वो लगाया। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 8वां कि 9 जनवरी 2021 को आत्मनिर्भर भारत में योगदान थीम के साथ किस दिवस को मनाया गया। मैंने अभी यही चीज बताई, किसी का गलत नहीं होगा अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुन रहे हैं।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने थीम अलग से ही बता दी थी। तो बताइए जल्दी से, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस या विश्व यकृत दिवस में से कौन सा जो है वो सही होगा? उत्तर की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो जो मनाया गया, उसी की थीम थी आपकी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, और ये आपकी 2021 इसी वर्ष जो है 9 जनवरी 2021 की थीम है। तो ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जब भी पेपर होगा अगला 2022 जब तक आएगा तब तक यही थीम चलेगी, तो यही पूछी जाएगी, तो यही आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्राइमरी का सुपर टेट भी तब तक उम्मीद है हो जाने की, तो आपको उसमें भी करंट अफेयर पूछी जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। नवा प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? बिहार, गुजरात, पंजाब या झारखंड? चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। किसान सूर्योदय योजना काफी चर्चा में रही थी, किसान सूर्योदय योजना, तो जल्दी से बताइए फटाफट कौन सा इनमें से आंसर होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात जो है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए, जो किसान सूर्योदय योजना इसमें है क्या, इसके तहत जो किसान हैं, नाम में किसान सूर्योदय तो किसान से रिलेटेड है, तो किसान जो है उनको सुबह के 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। और साथ ही साथ पारपेषण जो अवसंरचना है उसको स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का इसमें बजट भी आवंटित किया गया, पर इतना सब डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यही पूछा जा सकता है मेन किस उद्देश्य के लिए और कहां लागू हुई है, तो गुजरात में जो है वो लागू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने गुजरात में किसान सूर्योदय योजना जो है वो शुरू की। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 10वां, कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? बेहतरीन प्रश्न, बताइए। चार ऑप्शन में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर इराक? इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए अच्छा बात करते हैं अब उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आप कहेंगे बहुत से अलग अलग देश जो हैं उन्होंने मृत्युदंड को जैसे जैसे समय बढ़ रहा है समाप्त किया है, पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी वाला कजाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त जो है वो किया है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 11, कि किस देश ने वर्ष 2016 जो है उसके परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई जो है उसमें 20% तक यूरेनियम का संवर्धन जो है वो शुरू किया है? तो किसने उल्लंघन किया है ये पूछा गया है। 2016 के परमाणु समझौते का किया है और भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन भी जो है वो शुरू किया है। तो पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला ईरान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ईरान ने जो है वो किया है। 12 प्रश्न कह रहा है कि भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल जिसका नाम है MRSAM रक्षा प्रणाली जो है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत और किस देश ने पूछा है, तो वो दूसरा जो देश है वो इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो आपका इजराइल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 13, कि किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? अच्छा, सारी जो जानकारी मैंने आपको दी वहीं से ही प्रश्न पूछा गया है। मैंने मेगावाट भी आपको बताया, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना है, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। 2022 से 23 तक आपका मिलने का लक्ष्य रखा गया, वो भी यही पूछ लिया गया यहाँ पर। तो जल्दी से बताइए, अभी मैंने बताया था कौन सा सही होगा? बिल्कुल आपका मध्य प्रदेश सही होगा, यही मैंने बताया था। और ये भी मैंने बताया था कि खंडवा जिला। तो ये सारी चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? वाह क्या प्रश्न है, बताइए जल्दी से कि किसने दुनिया में सबसे ज्यादा दान दिया, और ये रिपोर्ट किसकी है? द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी की रिपोर्ट है, उनके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सबसे ज्यादा अमीर होगा
समझिए, जो सबसे ज्यादा अमीर होगा वही सबसे ज्यादा दान देने की क्षमता रखेगा। तो आप जानते हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सबसे अमीर है, कौन चर्चित है व्यक्ति? बिल्कुल, अमेजॉन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। ये किसके सीईओ हैं? अमेजॉन, जो आप शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन से, तो जो अमेजॉन है उसी के सीईओ हैं जेफ बेजोस। तो यही जो है सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्ति हैं। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कि भारत जो है उसने किस देश के बीच कुशल कामगार जो है उनकी सहभागिता समझौता ज्ञापन को मंजूरी जो है वो दी है? तो जापान, श्रीलंका, अमेरिका, नेपाल। चार ऑप्शन है, बताइए इन चार ऑप्शन में कि भारत ने किस देश के बीच कुशल जो कामगार है उनकी सहभागिता समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसके निर्माण की अनुमति दी है। किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। किसको दी है? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को दी है। इसका निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो बताइए पटना, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्ट करने का जो लक्ष्य था वो सन 2000 में रखा गया था, दिसंबर 2000 में से स्टार्ट किया गया था और लक्ष्य कंप्लीट करने का रखा गया है 2024 तक। और दिल्ली के अंतर्गत आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, तो रायसीना जो है, रायसीना उसकी पहाड़ी जो है वो आपका दिल्ली के अंतर्गत इसमें विस्तार हुआ है। मतलब ऐसे है कि जो रायसीना की जो पहाड़ी है वहां से लेकर इंडिया गेट तक, और ये जो दिल्ली है वो, उससे ये भी ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसके संबंध में यहाँ पर पूछा गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा संरक्षा नहीं, सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI उसने जो है खाद्य पदार्थों के ट्रांस फैट जो है उसकी सीमा में कटौती की है। तो निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए और कौन सा सही होगा। तो पहला कह रहा है कि FSSAI ने ट्रांस फैट की जो अधिकतम सीमा है वो 5% से घटाकर 3% किया है। दूसरा कह रहा है कि WHO ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांस फैट को 2023 तक उन्मूलन की मांग की है। तीसरा कह रहा है वनस्पति तेल जो है इनका हाइड्रोजनीकरण करके उन्हें ट्रांस फैट में परिवर्तन किया है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा सत्य है। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 18। 18 प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो इंदौर से मुंबई, कोच्चि से मंगलुरु, कानपुर से भोपाल, वाराणसी से हल्दिया। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी चर्चा में रहा था। बताइए इन चार ऑप्शन में से कि किन दो स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा किया गया है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर आप थोड़ा सा चर्चा से जुड़े रहते होंगे, तो प्रश्न को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि काफी चर्चा में रहा था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो इन चारों ऑप्शन में बी वाला आपका कोच्चि से मंगलुरु आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जनवरी 2021 में, और तारीख भी याद रख सकते हैं, तो 4 जनवरी 2021 इसको जो है कोच्चि जो मंगलुरु है उससे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन जो है वो किया गया था। और ये कदम एक योजना है, या आप कह सकते हैं ये एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड जो है उसके निर्माण की दिशा में आप कह सकते हैं कदम उठाया गया था। क्या? एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड। और लंबाई की अगर बात करें तो 450 किलोमीटर लंबी जो है ये पाइपलाइन जो है वो है। लागत की बात करें तो 3,000 करोड़ रुपए इसकी जो है वो लागत है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 19। बिहार के किस स्थल पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? लखीसराय, मुंगेर, नालंदा या सुल्तानगंज, भागलपुर। तो बताइए बिहार के किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ जो है वो मिला है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो आपका लखीसराय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार के लखीसराय में। 20 प्रश्न आपका है कि कोवैक्सीन
जिसके उपयोग की स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। इसका निर्माता कंपनी जो है वो कौन है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, तो एकदम सुपर से ऊपर प्रश्न है। तो बताइए कि जो कोवैक्सीन है, जो कि लग भी रही है इस समय वर्तमान में, तो इसके उपयोग की स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। यह भी ध्यान रखिएगा कि किसने स्वीकृति दी है? ड्रग्स कंट्रोलर, डीसीजीआई की फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने जो है स्वीकृति दी है। तो इसका निर्माता कंपनी कौन सी है? जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका आंसर बी वाला बिल्कुल सही होगा। काफी लोग सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा भारत बायोटेक जो है यही है जिसने कोवैक्सीन जो है वो निर्माण किया था। निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक, पूरा नाम है इसका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। और सीरम इंस्टीट्यूट भी काफी चर्चा में रहती है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। मुख्यालय सीरम इंस्टीट्यूट का पुणे में है, भारत के अंतर्गत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 21 कि आरबीआई जो है उसने देश भर में भुगतान के जो डिजिटलीकरण है उसके स्तर पर पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाया है। इसके लिए आधार अवधि जो है वो क्या रखी गई है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में बताइए कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे मार्च 2018 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। मैंने क्या कहा था कि जो अध्यक्ष नियुक्तियां, इसीलिए पहले वीडियो में ही बता दिया था कि इस टाइप से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो मैंने कराए थे वो सबसे पहले ही जो है वो था। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं सुनीत शर्मा, और इससे पहले जो है विनोद कुमार यादव थे, तो उनकी जगह सुनीत शर्मा जो है इनको रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सीईओ के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा सुनीत शर्मा वर्तमान में है सबसे लेटेस्ट में। अगला है 23 नंबर प्रश्न, अमेरिका की एक शोध कंपनी द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया गया है। तो कितने परसेंट लोगों ने उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना है, वो परसेंट यहां पर जो है वो पूछा गया है, और अमेरिका की शोध कंपनी द्वारा जो है ये सर्वेक्षण किया गया है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे 55%, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि 2 जनवरी जो है उनको किस सिख गुरु जी जो है उनकी 354वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। तो बताइए गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक जी देव, इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे हम करंट अफेयर देखते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पीछे जा रहे हैं, यानी हम लेटेस्ट से एकदम देख रहे हैं और उसमें धीरे धीरे हम बैक जा रहे हैं। यानी कि अभी तक हम जनवरी का लास्ट देख रहे थे, फिर जनवरी का थोड़ा स्टार्टिंग, फिर हम दिसंबर पे आएंगे, फिर इस टाइप से अपोजिट टाइप से हम चल रहे हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये तिथि फिक्स नहीं होती 2 जनवरी की, ये जो है वो बदलती रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं जन्म इनका 5 जनवरी को देखने को मिलता है, कहीं आप देखेंगे दिसंबर माह में, तो ये अलग अलग है। तो तारीख को लेकर इसको ना याद कीजिएगा, इस संख्या को ध्यान रखिएगा। 354वीं जयंती जो है वो मनाई गई। अगला प्रश्न 25 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक जिनका नाम है ज्योतिराव फूले, उनकी जो है वो जयंती मनाई गई। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 3 जनवरी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 जनवरी 1831 से 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले, इनका पूरा नाम है, इन ये जो है इनका समय काल था, और 3 जनवरी को जो है वो इनकी जो जयंती है वो जो है वो मनाई। इन्हीं को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। 26 प्रश्न आपका है कि कोविड 19 जो वैक्सीन है उसके इमरजेंसी इस्तेमाल का हाल के ही दिनों में चर्चा में रहा है। तो बताना आपको है, नीचे जो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी गई है। और
इसी प्रकार सबसे पहले ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन दे रखे हैं, बी तो आपका मैंने पहले ही बताया था, कोवैक्सीन की मंजूरी मिल गई, तो इसकी भी कोविशील्ड की भी मिल गई है और ब्रिटेन वाला भी सही है, पहला भी सही है। तो आपका आंसर डी वाला ही यहाँ पर सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। 27 प्रश्न आपका है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठान जो है इनकी सूची का आदान-प्रदान करता है। तो दोनों देशों के बीच इससे संबंधित समझौता कब हुआ था? किससे संबंधित? अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान-प्रदान इससे संबंधित। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1988 में जो है ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न 28 कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। ये परियोजना में शामिल राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में तो मध्य प्रदेश आपका है, पहले में देखिए है मध्य प्रदेश, गुजरात भी है, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन ही आपका 1 जनवरी बिल्कुल सही हो जाएगा। डीआरडीओ जो है उसने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन से नंबर का तो 63वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। स्थापना इसकी कब हुई थी डीआरडीओ की? तो 1958 में जो है वो हुई थी। किस लिए हुई थी? तो रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य हो, उसको बढ़ावा मिले, यही सारे जो है इसके लक्ष्य थे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि मैंने कहा था स्टार्टिंग में इन 30 प्रश्न हम देखेंगे और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको प्रोवाइड की जा रही, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। जितने भी लोग वीडियो देखा करिए, लाइक कर दिया करिए, अच्छे अच्छे प्रश्न कराए हम इसी प्रकार, और हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके जुड़ सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका लास्ट है, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उनको जीएवीआई के बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किया गया है। तो इसका पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। फुल फॉर्म आपको जीएवीआई की जो है वो बतानी है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से उत्तर की बात करते हैं तो आपका आंसर बी वाला ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल अलाई ये वाला ऑप्शन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनिएशन इम्यूनिसेशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसका जो आंसर है हम बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। प्रश्न आपका है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि डेली डेली करंट अफेयर याद करते हो चलिए। देखिए अब मैंने एकदम लेटेस्ट से शुरू किया है, पीछे की ओर हम जा रहे हैं, तो सभी प्रश्न आपके इसमें शामिल होंगे। तो 30 प्रश्न जो आज कराए हैं इनको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ताकि जब दोबारा से 30 प्रश्न कराए जाएं तो वो भी आप साथ में रट सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लोग भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।